सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद अपेक्षा। आज हम लोग समझने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है क्या हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। मतलब सवाल ये है कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है या नहीं, और अगर कर सकती है तो कितनी लिमिट तक कर सकती है। ये इशू इसलिए अराइज होता है क्योंकि एक तरफ पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर दी गई है, और दूसरी तरफ पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं जो सिटीजन को स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं। फंडामेंटल राइट जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी और डिग्निटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल माने जाते हैं। यही राइट्स इंडिया को एक डेमोक्रेटिक और जस्ट सोसाइटी बनाते हैं। इसलिए जब भी इन राइट को लिमिट या अमेंड करने की बात होती है तो कंसर्न होता है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का डेमोक्रेटिक कैरेक्टर खत्म ना हो जाए। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन आता है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 का। ये कहता है कि स्टेट कोई भी ऐसे लॉ नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट को टेक अवे या एब्रिज करे, और अगर ऐसा लॉ बनाया गया है तो वो वॉइड होगा। यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन ये उठा है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लॉ है। अगर अमेंडमेंट लॉ है तो आर्टिकल 13 अप्लाई होगा और फंडामेंटल राइट को एब्रिज करने वाला अमेंडमेंट वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर अमेंडमेंट लॉ नहीं माना जाए तो पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर हो जाएगी फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की। इस कंफ्यूजन को कोर्ट ने डिफरेंट केसेस में क्लैरिफाई किया। सबसे पहला केस था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। इस केस में फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था, जो मेनली राइट टू प्रॉपर्टी को रेस्ट्रिक्ट करता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंडर फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। कोर्ट ने ये भी बोला कि आर्टिकल 13 में जो लॉ वर्ड यूज हुआ है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूड नहीं होता। इस डिसीजन से पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर मिल गई फंडामेंटल राइट्स अमेंड करने की। उसके बाद आया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान इन 1965। यहाँ 17th अमेंडमेंट चैलेंज हुआ था, जिसमें कुछ लॉज 9th शेड्यूल में डाले गए थे ताकि जुडिशियल रिव्यू से बच सके। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से शंकरी प्रसाद को फॉलो किया और कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकती है। हाँ, कुछ जजेस ने ये डाउट जरूर रेज किया कि शायद फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन की एसेंस है और उनको अमेंड नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी पार्लियामेंट के फेवर में डिसीजन दिया। फिर आया एक टर्निंग पॉइंट केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इन 1967। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले का व्यू चेंज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती। कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लॉ है और इसलिए आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 अप्लाई होता है। मतलब पार्लियामेंट ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं ला सकती जो फंडामेंटल राइट को टेक अवे या एब्रिज करे। इस डिसीजन ने पार्लियामेंट की पावर बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो गई। इस क्राइसिस के रिस्पांस में पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट पास किया और इशू डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन 1973 केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ को ओवररूल कर दिया और कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है। लेकिन साथ ही कोर्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं। कोर्ट ने कहा कि चाहे पार्लियामेंट को अमेंडमेंट पावर हो, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। इस तरह कोर्ट ने फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस बना दिया। मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का भी नोट्स और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझाया है। आप इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन वाले प्लेलिस्ट में। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और जुडिशियल रिव्यू दोनों हैं। आते मेन टॉपिक पे हमारा। इसके बाद इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण इन 1975 केस आया। इसमें 39th अमेंडमेंट के थ्रू प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दिया और कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन और जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इस केस ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। फिर आया मिनरेवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1980। यहाँ 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 368 में क्लॉजेज ऐड किए गए जो पार्लियामेंट को अनलिमिटेड अमेंडमेंट पावर देते थे और जुडिशियल रिव्यू को बार कर देते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन क्लॉजेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और कहा कि जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच बैलेंस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इस केस ने पार्लियामेंट की पावर पर फिर से लिमिट लगा दी।
उसके बाद वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1981 केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि 9th शेड्यूल में डाले गए लॉज भी सेफ नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि केशवानंदा भारती जजमेंट के बाद 9th शेड्यूल में डाले गए लॉज को भी बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट पास करना पड़ेगा। इससे ये इंश्योर हुआ कि 9th शेड्यूल का मिसयूज ना हो। फाइनली आयर कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु इन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि चाहे लॉ 9th शेड्यूल में हो, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर या फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है तो जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। कोर्ट ने ये भी कहा कि फंडामेंटल राइट खुद बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर देता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, लेकिन जुडिशरी ने इंश्योर किया है कि ये पावर आर्बिट्ररी ना हो। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक सेफगार्ड के रूप में काम करती है। पार्लियामेंट अमेंडमेंट्स ला सकती है सोसाइटी की चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग, लेकिन वो अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज जैसे डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू और इंडिविजुअल फ्रीडम्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये टेंशन और बैलेंस ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की सबसे खास और स्ट्रॉन्ग फीचर्स है।